डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जेम्बोलेस्की डायग्राम क्या होता है। हमने देखा था कि जब भी किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर अगर लाइट रेडिएशंस इरेडिएट की जाती हैं, उसके ऊपर अगर आपतित होती हैं, तो उस स्थिति के अंदर रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, वो लाइट के जो फोटोन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं, सिंगलेट या ट्रिपलेट स्टेट के अंदर। और जब सिंगलेट स्टेट या ट्रिपलेट स्टेट से वो पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आते हैं, तो उस स्थिति के अंदर कुछ ट्रांजिशंस होते हैं और वो ट्रांजिशंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन और दूसरा होता है रेडिएटिव ट्रांजिशन। जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है वहाँ पर उसमें भी दो प्रकार हमने देखे थे। एक तो था आंतरिक परिवर्तन और दूसरा था अंततंत्र क्रॉसिंग, यानी इंटरनल कन्वर्जन आईसी और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। आज हम दूसरे प्रकार के ट्रांजिशन यानी कि रेडिएटिव ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। रेडिएटिव ट्रांजिशंस के अंदर जब भी कोई सक्रियत जो अणु है वो यदि अपनी एकल उत्तेजित अवस्था यानी कि S1 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और त्रिक उत्तेजित अवस्था यानी कि T1 ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से यदि मूल अवस्था के अंदर आता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है, S0 के अंदर आता है, तो इस प्रकार जो ऊर्जा का ह्रास है, ऊर्जा का जो लॉस है, एनर्जी का जो लॉस है, वो रेडिएशंस की फॉर्म में होता है। और जब ये विकिरणों की फॉर्म में होता है तो इस प्रकार के जो संक्रमण है उनको हम रेडिएटिव ट्रांजिशंस या विकिरणीय संक्रमण भी कहते हैं। विकिरणीय संक्रमण जैसा कि हमने देखा कि वो किस स्टेट से S0 के अंदर आ रहा है, उसी के आधार पर हमने इसको दो भाग के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला तो है फ्लोरोसेंस और दूसरा है फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंस यानी कि प्रतिदीप्ति। जब भी सक्रियत अणु एकल उत्तेजित अवस्था S1 से यदि मूल अवस्था S0 के अंदर आता है, संक्रमित होता है, अर्थात समान बहुलता की जो अवस्था है उसके मध्य में यदि विकिरणों का उत्सर्जन होता है, रेडिएशंस का एमिट आउट करते हैं, तो इस परिघटना को हम, इस फिनोमेनन को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, प्रतिदीप्ति कहते हैं। प्रतिदीप्ति के अंदर जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, यानी स्पिन सेम ही रहती है, तो इसको हम अलाउड ट्रांजिशंस भी कह सकते हैं। ये जो ट्रांजिशंस होते हैं वो अनुमत होते हैं और इसके अंदर समय भी कंपैरेटिवली कम लगता है। इसमें जो समय है वो 10⁻³ -8 सेकेंड्स लगता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोफिल, और ऑर्गेनिक डाइज दूसरी इओसिन वगैरह भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। और इन कंपाउंड्स को हम यूजुअली फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो ट्रांजिशन है उसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस के अंदर यदि सक्रियत अणु त्रिक उत्तेजित अवस्था यानी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 से यदि मूल अवस्था S0 के अंदर संक्रमित होता है, तो ये जो है वर्जित ट्रांजिशन है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। इसी के कारण इसकी जो गति है वो थोड़ी धीमी होती है और इस प्रकार के जो संक्रमण में उत्सर्जित विकिरणों के जो फिनोमिनन है इसको हम फॉस्फोरेसेंस, इस परिघटना को हम फॉस्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर चक्रण प्रतिलोमित होता है, स्पिन का इन्वर्जन होता है, इसलिए यहाँ पर समय ज़्यादा लगता है। और ये जो फिनोमिनन है ये 10⁻³ सेकेंड या और भी अधिक समय में संपन्न होता है, अर्थात इसका दीर्घ आयुकाल होता है। इट अकर्स इन 10⁻³ सेकेंड्स। अगर हम स्फुरदीप्ति के एग्जाम्पल्स देखें तो जिंक सल्फाइड या दूसरे अल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स हैं उनके सल्फाइड्स भी हो सकते हैं इसका एग्जाम्पल। क्षार मृदा धातु जो है वो भी हो सकते हैं। इसी प्रकार कुछ हैवी मेटल के अगर सल्फाइड्स, भारी धातु के अगर हम सल्फाइड की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो जो स्फुरदीप्ति जो पदार्थ है उनके द्वारा जो भी उत्सर्जित जो एमिट आउट हो रहे हैं जो रेडिएशंस, उनकी थोड़ी सी तीव्रता बढ़ जाती है, इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। पहले हम देखते हैं कि फ्लोरोसेंस डिटेल में कि ये क्या होता है। So when a reactant is irradiated with light radiation, then it emits out some radiation and the process ends as the source is removed. This process is known as fluorescence and the substance is known as fluorescent substances. हम देखते हैं कि जब भी हम किसी अभिकारक के ऊपर अगर कोई भी प्रकाश विकिरण को आपतित करते हैं तो उस स्थिति के अंदर ये कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करता है वापस मूल अवस्था में आने के लिए। और जैसे ही हम सोर्स को हटा देते हैं, स्रोत को हटा देते हैं, ये प्रोसेस
बंद हो जाता है, और इस प्रकार की जो परिघटना है, इस प्रकार का जो परिक्रम है, उसको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। और द सब्सटेंस इज नोन एज फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, और जो पदार्थ है उसको हम प्रतिदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। फ्लोरोसेंस प्रोसेस वाज इन्वेंटेड इन 1952 बाय स्टॉक। स्टॉक ने इसको 1952 में इसकी खोज की थी, इस प्रक्रम की। इट अकर्स इन सेकेंडरी प्रोसेस आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन, दैट इज प्राइमरी प्रोसेस। जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा था कि ये प्रक्रम दो प्रकार के उसमें क्लासेस के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी प्रोसेस, प्राथमिक प्रक्रम, जिसके अंदर अणु जो है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। फिर आता है द्वितीयक प्रक्रम, जिसके अंदर वो वापस से रेडिएशंस निकाल सकता है या प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये फ्लोरोसेंस का जो प्रोसेस है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर होता है, द्वितीयक प्रक्रम के अंदर होता है, जब वो लाइट रेडिएशन का जो क्वांटम है उसको एब्जॉर्ब कर चुका होता है। इट एमिट्स आउट the radiation at higher wavelength as compared to wavelength of incident radiation। जो भी आपतित विकिरण है उसकी तरंग दैर्घ्य की तुलना में जो एमिट आउट हो रहे हैं रेडिएशंस, उनकी जो वेवलेंथ है वो कंपैरेटिवली हायर साइड में होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल है, ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये इसके ऊपर जो लाइट रेडिएशंस इरेडिएट हो रही है उसका फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर परिवर्तित हो जाता है ए स्टार के अंदर। इसी प्रकार ये फर्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट है वो दूसरी इंटरमीडिएट एनर्जी स्टेट के अंदर भी परिवर्तित हो सकती है, और कुछ रेडिएशंस को ये एमिट आउट कर सकती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू प्राइम है। इसी प्रकार ये जो इंटरमीडिएट एनर्जी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, ये पुनः ग्राउंड स्टेट के अंदर परिवर्तित हो सकती है, और फिर से ये रेडिएशंस कुछ एमिट आउट कर सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू प्राइम के बराबर, न्यू डबल प्राइम के बराबर होती है। सो यहाँ न्यू प्राइम और न्यू डबल प्राइम जो है वो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ एमिटेड रेडिएशंस है, जो भी उत्सर्जित विकिरण है उनकी आवृत्तियां हैं। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें फ्लोरोसेंस की, इसके जो मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं, यदि उसकी तरफ हम प्रकाश डालें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फिनोमेनन जो है वो इंस्टेंटेनियस है, ताक्षणिक है। इट स्टिमुलेट्स बाय द लाइट ऑफ यूवी विजिबल सोर्सेज। ये जो है यूवी पराबैंगनी या दृश्य जो स्रोत होते हैं लाइट के, उसके द्वारा ये स्टिमुलेट होता है, ये उद्दीप्त होता है। इट कैन बी शोन इन ऑल द थ्री फेजेस, सॉलिड, लिक्विड और एंड गैसेस। तीनों ही प्रकार की जो प्रावस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैसीय प्रावस्थाओं में ये प्रोसेस दिखाया जा सकता है, देख सकते हैं हम। लेकिन जब गैसेस स्टेट की हम बात करते हैं, गैसेस फेज की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर कंडीशन हम लगाते हैं कि वहाँ पर जो दाब है वो बहुत कम होना चाहिए। इस सब्सटेंस एग्जिबिट्स फ्लोरोसेंस एट डेफिनेट वेवलेंथ। प्रत्येक पदार्थ एक निश्चित तरंग दैर्घ्य पर प्रतिदीप्ति दर्शाता है, और अलग अलग पदार्थों के लिए जो तरंग दैर्घ्य है उसका मान भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर हम क्लोरोफिल की बात देखें तो क्लोरोफिल जो है वो रक्त वर्ण का प्रकाश या रेड लाइट में प्रतिदीप्ति दर्शाता है। इसी प्रकार यूरेनियम जो है उसके लिए ग्रीन कलर्ड लाइट में दर्शाता है। इसी प्रकार फ्लोरोस्पार जो है वो ब्लू कलर्ड लाइट के अंदर अपनी प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस को दर्शाता है। अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। जो फ्लोरोसेंस की मात्रा है वो विलायक के प्रकृति और जो अन्य आयन है उसकी उपस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थायोसाइनाइड या ब्रोमाइड आयंस इन द सॉल्यूशन, क्वेंचिंग बिकम्स मोर इफेक्टिव। अगर थायोसाइनाइड विलयन के अंदर उपस्थित हो या ब्रोमाइड आयन अगर विलयन के अंदर उपस्थित हो, तो उस स्थिति के अंदर जो दमन की प्रक्रिया है, क्वेंचिंग का जो प्रोसेस है, वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। द फ्लोरोसेंट लाइट इज पोलराइज्ड। जो प्रतिदीप्ति की जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो ध्रुवित होती है, पोलराइज होती है। एंड द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और जो ध्रुवण की मात्रा है वो विलयन की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है। Now, according to Stokes law, the wavelength of absorbed light should be less than that of the emitted light. जो emitted light है उसकी तुलना में जो absorbed light है उसकी wavelength, उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कम होनी चाहिए स्टॉक्स के नियमानुसार। और या हम ये कह सकते हैं कि जो energy of emitted light है that is less than that of the energy of
एब्जॉर्ब लाइट, यानी कि जो भी प्रकाश अवशोषित हो रहा है उसकी ऊर्जा की तुलना में जो उत्सर्जित ऊर्जा है, उत्सर्जित जो प्रकाश है उसकी जो ऊर्जा है उसका मान कम होता है. Fluorescence is a secondary process which occurs after absorption of light radiation by the molecule or atom. हमने जैसा कि देखा था कि ये सेकेंडरी प्रोसेस है, द्वितीय प्रक्रम के अंदर होने वाली परिघटना है. जब लाइट जो रेडिएशन है उसको जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद ये घटित होती है, संपन्न होती है. The spectra of emitted light by fluorescence phenomenon are observed as line, band and continuous type. जो भी जब प्रकाश विकिरण का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अवशोषण कर लेता है उसके बाद में वो जो भी लाइट को एमिट आउट करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो उसका जो स्पेक्ट्रा बनता है वो तीनों प्रकार का हो सकता है, रेखीय, बैंड या सतत प्रकार. The type of spectra obtained depend on the state of aggregation of the substance. जो भी पदार्थ है उसके समझ पर ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का यहाँ पर हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा. उसके एग्रीगेशन के ऊपर किस प्रकार से वो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रकार का स्पेक्ट्रा होगा. The quantum yield of fluorescence depends on the number of absorbed photons of fluorescent light and the number of photons of fluorescent radiations. जो फ्लोरोसेंस की प्रतिदीप्ति जो है उसकी जो क्वांटम लब्धि है वो पदार्थ द्वारा निश्चित तरंग दैर्ध्य की उदित प्रकाश के अवशोषित फोटोन की संख्या और प्रदीप्त विकिरणों के फोटोन की संख्या के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि कितने उसने एब्जॉर्ब किए हैं और कितने वहाँ पर प्रदीप जो फ्लोरोसेंट जो रेडिएशंस के कितने फोटोन्स वहाँ पर हैं उसकी संख्या के ऊपर निर्भर करती है. और इसका जो मान है वो अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्ध्य के साथ साथ बढ़ता जाता है और अधिकतम मान लैम्डा मैक्स को भी हम प्राप्त कर सकते हैं. और इसके बाद अधिक तेजी से और वृद्धि करें तो उस स्थिति के अंदर ये शीघ्रता से इसका मान जो है वो शून्य भी हो जाता है. Life span of this process is in between 10 to the power minus 11 and 10 to the power 13 second. So ये 10 to the power minus 11 से लेकर 10 to the power minus 13 second के बीच में इसका आयुकाल होता है इस प्रक्रिया का. और इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो कैल्शियम फ्लोराइड है, ईओसिन है, सोडियम और मरकरी वेपर्स हैं, यूरेनाइल सल्फाइड है. कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो उसके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जो उसके प्रतिस्थापी ग्रुप होते हैं, जो उसके कॉन्जुगेटेड सिस्टम या संयुग्मी तंत्र का एक पार्ट होते हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है. और इस प्रकार के जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, प्रतिस्थापी ग्रुप होते हैं, उसको हम फ्लोरोफोर्स कहते हैं. फ्लोरोफोर्स का की उपस्थिति के अंदर इनकी फ्लोरोफोर जो इंटेंसिटी है, फ्लोरोसेंस जो फिनोमिनन है वो इंक्रीज हो जाता है. जैसे ये ग्रुप हो सकते हैं C डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S. इस प्रकार के यदि प्रतिस्थापी ग्रुप अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं तो उस स्थिति के अंदर वो फ्लोरोसेंस फिनोमिनन को दर्शाते हैं. When electron donor group is added to the benzene, then fluorescence phenomenon increases. अगर बेंजीन की वलय के अंदर कोई भी हम इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन का दाता समूह यदि जोड़ देते हैं तो उस स्थिति के अंदर फ्लोरोसेंस जो फिनोमिनन है, जो प्रतिदीप्ति की जो परिघटना है वो बढ़ जाती है. बेंजीन के अंदर NH2 ग्रुप जोड़ेंगे हम तो NH2 ग्रुप की वजह से जो फ्लोरोसेंस फिनोमिनन है वो बढ़ जाएगी. इसी प्रकार यदि हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि हम बेंजोइक एसिड ले सकते हैं, इसके अंदर बेंजीन वलय के अंदर COH ग्रुप होता है और जब इसको हम बेंजीन के अंदर अटैच कर देते हैं तो उस स्थिति के अंदर जो फ्लोरोसेंस फिनोमिनन है वो डिक्रीज हो जाता है. जैसे जैसे रिंग या वलय की संख्या बढ़ती जाती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो जो एक्सटेंट ऑफ फ्लोरोसेंस है वो भी बढ़ता जाता है. रिंग का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा फ्लोरोसेंस बढ़ता जाएगा. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, बेंजीन है, बेंजीन के अंदर एक वलय होती है, नेफ्थलीन के अंदर 2 होती है, तो इसमें फ्लोरोसेंस का एक्सटेंट बढ़ जाता है. इसी प्रकार एंथ्रासीन है, इसके अंदर 3 होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 3 रिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पर फ्लोरोसेंस का जो एक्सटेंट है वो भी बढ़ जाता है. दूसरे प्रकार का यहाँ पर हमने देखा था फॉस्फोरेसेंस यानी कि स्फुरदीप्ति. So when light radiations of definite wavelength are absorbed by substance, then it emits out radiation even after removing the source, then the phenomenon is known as phosphorescence. तो इस प्रकार हमने देखा था कि जब निश्चित तरंग दैर्घ्य
कि जो प्रकाश विकिरण है यदि वो पदार्थ के ऊपर आपतित होती है तो उस स्थिति के अंदर वो विकिरणों को उत्सर्जित करता है। लेकिन ये परिघटना जो है अगर उस सोर्स को रिमूव करने के बाद भी यदि चलती रहती है तो उसको हम फास्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति कहते हैं। दिस फिनोमिनन इज ऑल्सो नोन एज डिलेड फ्लोरेसेंस। इसको हम विलंबित प्रतिदीप्ति के नाम से भी जानते हैं। द सब्सटेंस इज नोन एज फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस। और जो भी पदार्थ होगा उसको हम स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, अगर फास्फोरेसेंस के लक्षण देखें तो इसके अंदर पहला है कि इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड स्टेट एज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी लो। हमने देखा था कि जो फास्फोरेसेंस है उसमें समय अधिक लगता है क्योंकि स्पिन यहाँ पर चेंज होती है, इसलिए यूजुअली ये जो है सॉलिड स्टेट के अंदर होता है क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है, स्वतंत्र मूवमेंट जो है वो बहुत ही कम होता है। लाइफ स्पान ऑफ फास्फोरेसेंस इज कंपैरेटिवली हाई देन फ्लोरेसेंस। जो फ्लोरेसेंस है उसकी तुलना में जो इसका लाइफ स्पान है वो अधिक होता है। इट इज इन बिटवीन 10⁻⁻⁶ to 20 सेकेंड्स। ये 10⁻⁶ से लेकर 20 सेकेंड के अंदर हो सकता है। इट अकर्स मेनली बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन। यूजुअली पराबैंगनी और दृश्य विकिरणों के अवशोषण के बाद ये प्रोसेस हो जाता है। The magnetic and dielectric properties of phosphorescent substances are different at beginning and end of the elimination process। जो संदीपन का प्रक्रम है उसके दौरान और उसके अंत होने तक जो पदार्थ हैं स्फुरदीप्त जो यौगिक हैं उनकी जो चुंबकीय और डाइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें वो दोनों ही पराविद्युतीय जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। The duration of emitted light depends on the nature of substance and temperature difference। जो स्फुरदीप्तीय पदार्थ हैं उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की जो अवधि है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप परिवर्तन पर निर्भर करती है। डिफरेंट कलर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग अगर हम पदार्थ मिलाते जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग प्रकार की स्फुरदीप्ति जो है वो हमको अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। मतलब अलग अलग स्फुरदीप्त पदार्थ मिलाने पर अलग अलग रंग हमको प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि हमने पूर्व में भी देखा था, जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, रूबी है, एमरल्ड है, माणक है, पन्ना है, ये सभी स्फुरदीप्त यौगिकों की श्रेणी में आते हैं।